हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का पहला चैप्टर है जल निकास। आज हम जल निकास के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। जल निकास ड्रेनेज की परिभाषा इस प्रकार है। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधो सतह से अतिरिक्त जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। जल निकास या तो सरफेस लेवल से या अधो सतह से अंडरग्राउंड लेवल से किया जाता है। और ये जल निकास क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि पहला बिंदु है, जिन क्षेत्रों में जल स्तर ऊंचा पाया जाता है, सदैव पानी भरा रहता है, तो वाटर लॉक्ड ना हो, इसके लिए जो है आवश्यकता से अधिक जल को बाहर किया जाता है, इसलिए जल निकास की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु है लवड़ी भूमियों को सुधारने के लिए, क्योंकि जिन क्षेत्रों में पानी भरा होता है वहां पानी के साथ लवण घुल करके ऊपरी सतहों पर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मृदा बंजर हो सकती है। अतः उससे बचने के लिए जो है जल निकास आवश्यक। तीसरा बिंदु है तराई या पहाड़ी क्षेत्रों के नीचे की स्थित भूमि में से भी जल निकास बाहर करना। यहाँ सदैव हमेशा थोड़ा बहुत पानी रिसता रहता है, सीपेज होता रहता है ऊंचाइयों से, जिसके कारण वाटर लॉक्ड स्थिति बनती है। अतः इससे बचने के लिए समय पर बुआई या कर्षण क्रियाएं होती रहें, इसके लिए जो है जल निकास आवश्यक है। चौथा बिंदु है सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा होने पर अतिरिक्त पानी को निकालने की आवश्यकता होती है। सिंचाई के तुरंत बाद पानी भर जाता है, अतः उस पानी को यदि बाहर समय पर न निकाला जाए तो लंबे समय में बतर आती है, जिससे समय पर हम बुआई की क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। और अगला बिंदु है, पांचवा बिंदु है निचली भूमियों में खड़ी फसलें अत्यधिक पानी के कारण नष्ट हो जाती हैं। निचली भूमियों में जो खड़ी फसलें हैं वो ज़्यादा पानी भरा रहने से उनकी जड़ों की जो श्वसन क्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है और वो पौधे पीले पड़ जाते हैं। अब हम जल निकास के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। जल निकास का ऑब्जेक्ट पहला होता है भूमि की बौद्धिक दशा में सुधार करना। भूमि की फिजिकल स्टेटस सुधार करने का मतलब होता है कि लाभदायक जीवाणुओं की पर्याप्त क्रियाशीलता रहे, एरेशन पर्याप्त होता रहे और मृदा की जो रंध्रावकाश है वो व्यवस्थित बना रहे। तो इसलिए जल निकास के प्रथम उद्देश्य में भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना होता है। दूसरा समुचित वायु संचार। समुचित वायु संचार रहने से जैसे ही पौधों की वृद्धि होने की स्थिति बनती है तो पौधों को जड़ों के द्वारा रेस्पिरेशन बहुत आवश्यक होता है। तो जल निकास कर देते हैं तो पर्याप्त वायु पौधों के भीतर पहुंचती है, मृदा में पहुंचती है, और जिससे उनका एरेशन होता रहता है। और तीसरा उद्देश्य होता है जल निकास उचित करने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि भूमि में दलदल ना होने देना। भूमि में दलदल हो जाता है तो वही स्थिति बनती है, ताप गिर जाता है मृदा का और हानिकारक जीवाणु और फंगस भी पनपते हैं। चौथा उद्देश्य है उचित तापक्रम बनाए रखना। क्या है, जब पानी लगातार भरा होता है मृदा में तो जल वाष्प के रूप में मृदा की जो ऊष्मा है वो व्यय हो जाती है और मृदा ठंडी हो जाती है, जिससे मृदा का तापक्रम नीचे गिर जाता है। और हम जानते हैं कि तापक्रम को मेंटेन रखने के लिए मेंटेन रखना इसलिए आवश्यक है कि मृदा की का ताप मेंटेन बना रहे तो पौधों की उचित वृद्धि और विकास हो और जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा हो। अगला है हानिकारक लवणों का एकत्रित रोकना। जैसा कि हमने बताया था आपको कि मृदा की निचली सतहों से जो लवण, हानिकारक लवण पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं अतिरिक्त ज़्यादा जल होने से, तो हानिकारक लवण जब ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं तो जल निकास कर देने से पानी के साथ जो है अतिरिक्त जल के साथ हानिकारक लवण भी बाहर निकल जाते हैं मुख्य निकास नाली से, और मृदा जो है बंजर होने से बच जाती है। अब अगला है मित्रों जल निकास की प्रणालियाँ। जल निकास की 3 प्रणालियाँ होती हैं। एक प्राकृतिक प्रणाली, दूसरी हेरिंगबोन प्रणाली और तीसरी ग्रिड रेन प्रणाली। प्राकृतिक प्रणाली के अंतर्गत जो नेचुरल सिस्टम है उसमें क्या होता है, हमारा जो खेत है उसमें भिन्न भिन्न ढाल पाए जाते हैं। ज़मीन ऊंची नीची जहाँ भी पाई जाती है
तो उसके अनुसार जो है बहुत सारी सहायक नालियाँ दूर दूर से ला करके मुख्य नाली से मिला दिया जाता है और एक मुख्य निकास नाली से एक तरफा जहाँ ज़्यादा ढाल होता है खेत में वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। दूसरी होती है हेरिंगबोन प्रणाली। हेरिंगबोन प्रणाली में क्या होता है कि जब खेत दोनों तरफ से ऊंचा हो और बीच में निचला क्षेत्र हो तो दोनों तरफ से सहायक नालियाँ बनाकर बीच में मुख्य नाली से अतिरिक्त जल को बाहर कर दिया जाता है। और तीसरी ग्रीडेनिंग जो प्रणाली होती है, इसमें अगर हम देखते हैं कि एक तरफ ही पूरा ढाल है खेत का, तो ऊंचले हिस्से से ऊपरी हिस्से से हम सहायक नालियाँ बनाते हैं और एक तरफ से ही पानी जो है मुख्य निकास नाली से बाहर कर दिया जाता है। चित्र यहाँ पर दिए गए, इनको आप देख लें। तीनों जल निकास की प्रणालियों के अलग अलग चित्र दिखाई दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम चर्चा करेंगे आपसे जल निकास की विधियां। मुख्यतः जल निकास हमने आपको बताया था, या तो सरफेस ऊपरी मृदा से अतिरिक्त जल को बाहर निकालना है या अंडरग्राउंड। तो जहां पर जल निकास की कम समस्या होती है वहां पर पृष्ठीय जल निकास नालियां बनाते हैं, और जहां पर अधिक जल निकास की आवश्यकता होती है, जल स्तर बहुत ऊपर होता है, तो निचले स्तर से ही पानी को बाहर करना पड़ता है, वो भूमिगत जल निकास कहलाता है। तो जल निकास की दो प्रकार की विधियां हैं। पहली है पृष्ठीय जल निकास। पृष्ठीय जल निकास के अंतर्गत समयानुसार, आवश्यकता अनुसार अस्थायी नालियां बनाते हैं। फावड़े से किसान जो है अपने भिन्न भिन्न स्थानों से खेत के छोटी छोटी काट करके जो है नालियां बना करके इस प्रकार से मुख्य नाली से बाहर पानी निकाल देते हैं। और अस्थायी नालियों की प्रायः वर्षा ऋतु में ही आवश्यकता पड़ती है, जहां जल निकास की ज़्यादा समस्या नहीं हो वहां अस्थायी नालियां बनाते हैं। और जिन क्षेत्रों में नहरों से सिंचाई होती है, चूँकि नहर हमारे ग्राउंड लेवल से, खेत लेवल से बहुत ऊंची होती है, तो नहरों का पानी रिस करके खेतों को दलदल कर देता है। ऐसी स्थिति में जिन खेतों से होकर ये नहरें जाती हैं, उन खेतों में नहर के किनारे करीब 90 सेंटीमीटर से 1.25 मीटर की गहरी और 1 मीटर की चौड़ी नालियां एक तरफ ही नहर के नीचे बना देते हैं। तो नहर का पानी रिस करके उस नालियों में जाता है और रिस करके फिर मुख्य नाली से कनेक्शन करके खेत से बाहर कर दिया जाता है। ये कटआउट नालियां कहलाती हैं। तीसरे प्रकार की स्थायी नालियां, जिन क्षेत्रों में जल निकास की थोड़ी ज़्यादा समस्या होती है वहाँ पर पक्के तौर पर नालियाँ बना दी जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि पक्की नालियाँ बन जाने से एक इनकी हानि भी होती है कि क्षेत्रफल थोड़ा खेत का कम हो जाता है, और दूसरा कर्षण क्रियाएं करने में, बोनी बुआई बखन्नी करने में थोड़ी असुविधा होने लगती है। लेकिन स्थायी नालियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती हैं। और ये तीसरे प्रकार का जल निकास की पृष्ठीय जल निकास की विधि हो गई। चौथी होती है समतल भूमि में मेड़ों को काटकर। जिन क्षेत्रों में समतल मैदानी खेत होते हैं वहाँ पर समान रूप से खेत में जल भर जाता है बरसात का, तो उसे बाहर निकालने के लिए मेड़ों को काटकर और रोड के किनारे से पानी को बाहर खेत से निकाल दिया जाता है। अब जल निकास की विधियों में जो भूमिगत जल निकास है उसमें आप देख रहे हैं कि पहला टाइल खपरेल नालियाँ। एक्चुअली टाइल खपरेल नालियाँ मतलब जिन क्षेत्रों में आपको पता ही है भूमिगत जल निकास की, जहाँ पर जल स्तर बहुत ऊपर होता है और बहुत अधिक जल निकास की अतिरिक्त जल भर जाता है, ऐसी स्थिति में, और सदा ही भरा रहता है, ऐसी स्थिति में अंडरग्राउंड करीब 1 मीटर से 1.25 मीटर गहराई पे नालियाँ खोद करके जो खपरेल टाइल्स होते हमारे, खपरेल अर्ध वृत्ताकार, उन्हें नीचे रख दिया जाता है और ऊपर से समान रूप से मिट्टी डाल दी जाती है। तो कर्षण क्रियाएं करने में कठिनाई नहीं होती और पानी रिस करके उन टाइल्स में से जाकर के खेत के बाहर तक कनेक्शन कर देते हो निकल जाता है। और ये जो दूसरा भूमिगत जल निकास की विधि है वो मूल निकास नालियाँ। मूल निकास नालियों का मतलब होता है ये विशेषकर एक प्रकार का हल होता है जो बहुत गहराई तक खोदता है। इसका प्रयोग जापान आदि देशों में किया जाता है। ये करीब 75 सेंटीमीटर तक गहराई तक खोद सकता है। तो वहाँ पर 75 सेंटीमीटर गहराई तक खोद देते हैं, नालियों को साफ कर देते हैं। तो ऊपर का पानी जो है और नीचे का पानी, पूरा पानी उस मूल द्वारा बनाई गई नाली में पहुँच जाता है। उसका कनेक्शन खेत से बाहर करते हैं तो अतिरिक्त जल बाहर निकल जाता है। तीसरा जो भूमिगत जल निकास का विधि है वो है स्टोन।
जहाँ पर पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं वहाँ पर भी यही वी आकार की गहराई में नालियाँ बनाते हैं और वी आकार के पत्थर लगा देते हैं, ऊपर से खेती कर सकते हैं। रस करके स्टोन वाली जो नालियाँ हैं उनसे पानी बाहर निकल जाता है। और चौथे प्रकार की जो है पाइप नालियाँ, इनमें मतलब जो छिद्रदार पाइप जो हैं करीब 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर की गहराई तक समान रूप से खेत में बिछा दिए जाते हैं। तो भीतर का और ऊपरी हिस्से का पानी रिस करके उन छिद्रों द्वारा पाइपों में जाकर के खेत से बाहर निकल जाता है। और अगला है, लास्ट है, भूमिगत जल निकास विधि का पोल नालियाँ। जहाँ पर लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है उन क्षेत्रों में यही जो जैसे जहाँ पत्थर उपलब्ध हैं, जहाँ ये टाइल्स खपरेल उपलब्ध है जो, और जहाँ पर पोल नालियाँ ये पोल उपलब्ध है, लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ पोल नालियाँ पोल डाल देते हैं। पृष्ठीय एवं भूमिगत जल निकास नालियों में अंतर। पृष्ठीय जल निकास नालियों में जो नालियों का निर्माण करते हैं वो खेत की ऊपरी सतह पर करते हैं, जिससे कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। परंतु भूमिगत जल निकास नालियों में क्योंकि अंदर होती हैं इसलिए किसी प्रकार की जो है कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा है, नालियों के निर्माण की प्रारंभिक कीमत पृष्ठीय जल निकास नालियों की कम होती है और भूमिगत जल निकास नालियों की प्रारंभिक कीमत अधिक होती है, क्योंकि अंडरग्राउंड तक अपन को पूरा कंस्ट्रक्शन का काम करना होता है। पृष्ठीय जल निकास नालियों की प्रतिवर्ष मरम्मत में व्यय अधिक होता है, क्योंकि बार बार टूट फूट भी होती है ऊपर होने के कारण। लेकिन भूमिगत जल निकास नालियों की जो है प्रतिवर्ष मरम्मत लगभग नहीं करना पड़ती है, तो व्यय कम होता है। और पृष्ठीय जल निकास नालियों में मृदा क्षरण की अधिक संभावना इसलिए रहती है कि ऊपरी सतह की मृदा के टच में अतिरिक्त जल होने के कारण जो है अपनी जो वास्तविक मृदा है, उपजाऊ मृदा है, जीवांश युक्त, उसका क्षरण भी ज़्यादा होता है। लेकिन भूमिगत जल निकास नालियों में चूँकि पानी ऊपर से नीचे तक सीपेज और इनफिल्ट्रेट होने के कारण जो है मृदा क्षरण की संभावना कम रहती है। पृष्ठीय जल निकास नालियों में भौतिक दशा पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु भूमिगत जल निकास नालियों में भौतिक दशा में काफ़ी मृदा की भौतिक दशा में काफ़ी सुधार होता है। इस प्रकार अब आगे हम टॉपिक है अगला कि अत्यधिक जल से क्या हानियां हैं। जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि अतिरिक्त जल बाहर निकालने की क्या उद्देश्य है, क्यों आवश्यकता है, तो उससे लगभग टच हुआ ये प्रश्न है कि अत्यधिक जल से हानियां, जैसी हम चर्चा कर चुके हैं कि मृदा में वायु संचार में बाधा होती है, मृदा का ताप गिर जाता है, जड़ों का उथला रह जाना। जड़ों का इसलिए उथला रह जाना हो जाता है, क्या होता है कि अतिरिक्त जल होने के कारण जो है नीचे की जो तहें हैं वो थोड़ी कठोर होने लगती हैं और रेस्पिरेशन ना होने से जड़ों में उतनी ताकत नहीं होती है कि आगे तक निकलने की, इसलिए वो उथली रह जाने के कारण जो है पीली भी पड़ने लगते हैं पौधे और जड़ें भी कमज़ोर हो जाती हैं। और अतिरिक्त जल से जो लाभदायक जीवाणु हैं उनकी क्रियाशीलता में बाधा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। और अत्यधिक जल से इसके अतिरिक्त ये होता है नुकसान कि जीवाणु और फफूंद भी पनपने लगते। और हानिकारक लवण तो आपको हम बता ही चुके हैं कि पानी में घुल करके ऊपरी तहों पे आने लगते हैं और एकत्रित होने लगते हैं। तो अत्यधिक जल से ये आपको हानियाँ हमने बताई हैं। अगला जो टॉपिक है, सिंचाई और जल निकास में क्या अंतर है। इस अध्याय में से 4 अंक का प्रश्न जो है बोर्ड में बनता है, इसलिए 4 अंतर हमने यहाँ दर्शाए हैं। खेतों में पानी जो कृत्रिम रूप से देते हैं वो सिंचाई कहलाती है, और अतिरिक्त पानी को खेत से बाहर निकालते हैं वो जल निकास कहलाता है। तो एक डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि सिंचाई का पानी खेतों तक पहुंचाने हैं तो ऊपरी खेतों से ऊपरी स्तर पे नालियां बनाना पड़ती हैं, तब तो खेतों में पानी जाएगा। और चूँकि जल भरा है पानी खेतों में, तो भरे जल को नीचे नालियां बनाएंगे तब वो नीचे बह के बाहर निकलेगा। तो सिंचाई की नालियां ऊपरी सतह पर होती हैं खेत से, और जल निकास की नालियां निचली सतह पर होती हैं खेत से। और तीसरा जो अंतर है, सिंचाई की नालियों की आवश्यकता लगभग वर्ष भर पड़ती है,
क्योंकि पानी की फसलों को बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन अतिरिक्त जल की आवश्यकता जो है वो केवल वर्षा ऋतु में ही मुख्यतः होती है। और चौथा जो अंतर है, सिंचाई से चूँकि खेत में पानी देते हैं अपन, इसलिए जल स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, और अतिरिक्त जल को खेत से जब बाहर निकालोगे तो स्वाभाविक रूप से जल स्तर नीचे गिरेगा। अब कुछ उदाहरण स्वरूप कुछ 4-5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि आपकी मेमोराइज हो, आपको रिकॉल हो सारे अध्याय का। पहला प्रश्न है, फसलों से अतिरिक्त जल को कृत्रिम ढंग से बाहर निकालने को क्या कहते हैं? तो जैसा आपने जल निकास की परिभाषा देखी थी, तो उस हिसाब से जल निकास ही कहेंगे। रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स फ्रॉम सरफेस सॉइल और अंडरग्राउंड सॉइल। तो ये जल निकास हो गया आंसर। फिर दूसरा है, जल निकास की अधिक समस्या वाले क्षेत्रों में कैसी नालियाँ बनानी चाहिए? तो आपको पता है कि जब ज़्यादा समस्या होती है तो स्थायी नालियाँ ही बनाने पड़ेंगी, चाहे वो अंडरग्राउंड बनाए, चाहे आपको सरफेस सॉइल पर बनाए। तीसरा है, पत्थरों के टुकड़ों, बांस के टुकड़ों, पत्तियों का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? जो पोल नालियाँ हैं वो आपको पता है, पत्थरों के टुकड़ों, बांस के टुकड़ों या पत्तियों का प्रयोग वो आएगी। अगला है, मृदा संरक्षण के लिए अपनाना चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि मृदा संरक्षण के लिए अतिरिक्त जल को बाहर निकालना है। अब ऊपरी जल को बाहर निकालना भी मृदा संरक्षण हो जाएगा, भूमिगत जल निकास से भी मृदा संरक्षण। लेकिन आपको हम पहले बता चुके हैं कि मृदा संरक्षण जो है भूमिगत जल निकास से भौतिक दशा सुधरती है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। फसलों की जल आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, तो जल निकास से तो पानी बाहर निकालते हैं, है ना। तो सिंचाई द्वारा ही जो है फसलों की जल आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। बच्चों, विद्यार्थियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी तरह हम आगे अन्य टॉपिक, जैसे अगला टॉपिक है प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट न्यूट्रिशन, इस पर हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। भविष्य में हमारे और वीडियो के लिए लिखें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।